समझ नहीं आ रहा अपने सैलरी इंक्रीमेंट का क्या करूं। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स के एसआईपी का टॉप अप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। क्या? समझ में नहीं आया। बेटा इतना क्या सोच रहा है? अपने म्यूचुअल फंड्स का एसआईपी टॉपअप करा ले। दिस इज द राइट टाइम। अब समझा। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. नमस्कार, द प्रिंट में आपका स्वागत है। मैं पूर्वा मंधानी और मेरे साथ है हमारे एडिटर इन चीफ शेखर गुप्ता और हम दोनों आपके सामने हमारा ये साप्ताहिक शो शेखर से सवाल लेके हाजिर हैं। शेखर, कई सारे इस बार भी हमें सवाल आए, देश और दुनिया से जुड़े सवाल आए। पहला सवाल लूँगी विप्लव आगा का। बोल रहे मोदी जी ने जिन भी देशों का दौरा किया लगभग सभी ने उन्हें अपने देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया। वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि भारत किसी विदेशी राष्ट्राध्यक्ष यहाँ तक कि महत्वपूर्ण देशों के हेड्स ऑफ स्टेट को भी उनके दौरे पर भारत रत्न देता है। क्या ये पीएमओ के एक्सप्लिसिट रिक्वेस्ट के कारण है? इसका क्या मतलब है? देखिए, पहली बात यह है कि भारत रत्न एक अलग कैटेगरी में है। अब मुझे पता नहीं इन सब देशों का अपना अपना सिस्टम क्या होता है, और ये एक स्टडी करने की बात है कि ये जो हाईएस्ट ऑनर हैं ये इंटरनेशनल हैं या वो हाईएस्ट ऑनर जो अपने देश में लोगों को देते हैं उसका भी वही मुकाबला है जी। तो जैसे कि मान लीजिए कि यूके के हाईएस्ट ऑनर जैसे कोई नाइटहुड है सर, तो भारत का नागरिक वो नाइटहुड उस तरीके से नहीं ले सकता, वो ऑनरेरी नाइटहुड होता है। तो ऐसे पद्मा अवार्ड हम बाहर के लोगों को देते हैं, कुछ हक यहाँ लेते भी हैं, लेकिन वो आमतौर पर तब दिए जाते हैं जब उनकी अनाउंसमेंट होती है। तो मुझे पता नहीं कि इन अवार्ड्स का एग्जैक्टली मतलब क्या है, इसमें और रिसर्च करना पड़ेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि एक तो दुनिया के देशों को पता लग गया कि भारत को के साथ ये अवार्ड देना प्रधानमंत्री को एक अच्छी डिप्लोमेसी है। और दूसरा ये भी साफ है कि एम्बेसीज वगैरह भी अब क्योंकि आ रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वहाँ पर जाके पूछते हैं भाई आपका कौन सा अवार्ड है, तो उनको दे दीजिए, तो हम अप्रिशिएट करेंगे उस बात को। तो अब देखिए, जो ये बहुत देशों के जो अवार्ड मिले हैं, कोई ये इतनी बड़ी डेमोक्रेसीज नहीं है ज़्यादातर देश, क्योंकि डेमोक्रेसीज जो होती है उनके अपने सिस्टम वगैरह होते हैं। तो जैसे यूएई है, सऊदी अरब है, बहुत देश ऐसे हैं। हालांकि ठीक है, इंडोनेशिया तो एक डेमोक्रेसी है, मालदीव्स भी डेमोक्रेसी है। तो इसमें दोनों बातें हैं। उन देशों को भी समझ आ गया कि अवार्ड देने से, क्योंकि जो देश आपको होस्ट कर रहा है उस देश के अपने भी मतलब है आपके साथ में, वो भी आपको इज्जत देना चाहते हैं। आपके साथ जो भी उनका चाहे स्ट्रेटेजिक पर्पस हो चाहे बिजनेस का पर्पस हो, तो हर कोई देखता है कि किस चीज़ से कोई चीज़ लुब्रिकेट हो सकती है रिलेशनशिप, तो ये लुब्रिकेशन ही है। लेकिन इस केस में ये साफ है कि भारत के जो मिशन है दूतावास, वो भी हर जगह उनमें भी कंपटीशन है इस बात का कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो उनके लिए कोई यहाँ का सबसे बड़ा अवार्ड लिया जाए। अब देखें, जब से प्रधानमंत्री चुन के आए हैं अब तीसरी बार, इसके एक साल के अंदर अंदर ही करीब मेरे ख्याल 13 अवार्ड्स हो गए। कुल 27 हैं, तो 13 तो अभी हुए हैं। जी शेखर, दूसरा सवाल भी इसी से जुड़ा हुआ है। तपेश मजुमदार बोल रहे पंजाब के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी का अपमानजनक ढंग से जिक्र किया है कि उन्होंने कई देशों से पुरस्कार प्राप्त किए और वापस भारत आ गए। ये राष्ट्र के सम्मान का घोर अपमान है और भारत के नागरिकों के लिए बेहद नुकसानदेह है। इस पर आपके विचार बताएं। तपेश जी, मैं आपसे इस बात पे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि ये राजनीति है। राजनीति में ऐसी बात कही जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। और ये कहना कि आप बाहर रहते हैं, ये तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की राजनीति देखें तो उसके प्रधानमंत्री अल्बनीज हैं, तो उनको लोग कहते हैं कि ही इज़ नॉट अल्बनीज, ही इज़ ओवरसीनीज, कि ओवरसीज रहते हैं, वो बाहर बहुत जाते हैं। ऐसे ही राजीव गांधी को भी लोग बोलते थे, कह रहे हैं वो तो भारत को विजिट कर रहे हैं। जॉर्ज फर्नांडिस वगैरह इन सब लोगों ने उनके बारे में कहा, और उनके कई विरोधी लोगों ने पार्लियामेंट में भी कहा, हालांकि पार्लियामेंट में इतने विरोधी थे नहीं उस टाइम, लेकिन उन सब ने कहा। तो ये इसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, बल्कि जो भगवंत मान ने कहा वो तो मैं कहूँगा कि एक बड़ा उन्होंने एक कॉमेडियन की तरह कहा। और पॉलिटिक्स में ऐसी विट होनी चाहिए, इसमें कोई देश की इज्जत का सवाल भी नहीं होता, प्रधानमंत्री की इज्जत का सवाल भी नहीं होता, बल्कि अगर आप दुनिया भर में भी देखें तो लोग कहेंगे कि यहाँ पे भारत में बहुत अच्छा लोकतंत्र है, यहाँ पे लोग हंसी मजाक कर रहे हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री का क्रिटिसिज्म देश का अपमान नहीं है। आप चाहे प्रधानमंत्री को वोट दें ना दें,
हम सब लोग किसी न किसी को वोट देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री का क्रिटिसिज्म किसी भी हालत में आप उस क्रिटिसिज्म से डिसएग्री कर सकते हैं कि आप गलत कह रहे हैं, प्रधानमंत्री को के ऊपर आप ये लाछन नहीं लगा सकते हैं, उसमें प्रधानमंत्री का दोष नहीं है, सब बातें आप कह सकते हैं कि आप गलत उन पे अपमान कर रहे हैं, गलत उन पे आरोप लगा रहे हैं या गलत उनको असेस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन देखो परफॉर्मेंस कितना है। लेकिन ये चीज़ें प्रधानमंत्री का अपमान नहीं होती या देश का अपमान भी नहीं होती, क्योंकि देश बहुत बड़ा है। प्रधानमंत्री खुद राजनीति में हैं, वो भी लोगों के बारे में कुछ कुछ कहते हैं, लोग भी उनके बारे में कुछ कुछ कहते हैं। और जब भगवंत मान ने कहा, ये तो मैं कहूँगा कि एक हमारी राजनीति में शुक्र है थोड़ा हंसी मजाक कभी कभी हो जाता है, नहीं तो हमारी राजनीति बहुत ज़्यादा सीरियस और बहुत ज़्यादा गाली गलौज वाली हो गई है। शिखर, अगला सवाल आदित्य का है। बोल रहे इस भाषा विवाद के संबंध में आपके क्या विचार हैं, जो पहले सदर्न स्टेट से शुरू हुआ और फिर अब महाराष्ट्र तक पहुंच गया है? क्या आपको लगता है कि ये विवाद लंबे समय तक रहेगा या फिर बीएमसी चुनावों के नज़दीक आने के कारण शुरू हुआ है? और आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे को सुलझाने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की? देखिए, अभी मुझे लगता है ये मुद्दा जिसको कहते हैं ऑर्बिट में चला जाएगा, क्योंकि जब तक तमिलनाडु इसकी अपोज कर रहा था तब तक तो अब तमिल और हिंदी का मसला, वो तो पुराना मसला है, 60 के दशक से चल रहा है। हिंदी एंटी हिंदी मूवमेंट वहाँ 60 के दशक में हुआ था, उसी से डीएमके स्ट्रांग हुई। वहाँ भी बीजेपी समझ गई कि वो ज़्यादा एक लिमिट से आगे नहीं लड़ सकती है, क्योंकि बीजेपी का तो तमिलनाडु में कुछ भी नहीं है, और बीजेपी को अगर पार्टनरशिप चाहिए वहाँ पे एडीएमके की, तो उसका भी हिंदी के ऊपर वही व्यू है, हिंदी एनफोर्समेंट के ऊपर। लेकिन ये जो महाराष्ट्र से पुशबैक आया, जहां बीजेपी की अपनी सरकार है, इससे ये सरकार थोड़ी हिली है, बीजेपी की थिंकिंग थोड़ी हिली है कि अगर महाराष्ट्र से पुशबैक आया, महाराष्ट्र इंडिया भारत की दूसरी सबसे बड़ी स्टेट है, 48 एमपी आते हैं पार्लियामेंट में, यूपी के 80 आते हैं, तो फिर ये एक बात फैल गई कि हिंदी को पुश किया जा रहा है। तो जो एक पुराना व्यू था कि बीजेपी हिंदी की पार्टी है, हिंदी हिंदुस्तान और हिंदी हार्टलैंड की पार्टी है, बीजेपी हिंदी हार्टलैंड की पार्टी बन के 272 सीटों के आसपास नहीं पहुंच सकती है। तो बीजेपी को और स्टेट्स में भी सीटें चाहिए, और कल को यही बात मान लीजिए कर्नाटका में आगे चली गई और वहाँ पे ये बात फैल गई कि अरे वो तो आप आके यहाँ पे हिंदी इम्पोज करेंगे। तो ये हमारे यहाँ शंकर शरण हैं, जो बीजेपी आरएसएस के एनवायरनमेंट के ही लेखक हैं, बड़े सोचने वाले हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा है कि हिंदी का नुकसान कोई ठाकरे ने नहीं किया या स्टालिन ने नहीं किया, हिंदी का नुकसान जो भारत सरकार की हिंदी पॉलिसी है उसने किया है। तो उस सबको रिव्यू करने की ज़रूरत है। सच्चाई ये है कि सारे देश में अब लोग थोड़ा हिंदी बोलते ही जा रहे हैं, और सबसे बड़ा जो एम्बेसडर हिंदी का हुआ देश में, वो तो हिंदी सिनेमा था जी, जिससे बढ़ा। तो ये चीज़ें अपने आप होने देनी चाहिए, लेकिन इसको टॉप डाउन करके और फिर ये कह के कि कोई और भाषा नहीं, हिंदी आप ज़रूर सीखिए। हम भी जब स्कूल गए थे तब भी 3 लैंग्वेज फार्मूला था, तो हमने भी हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी तीनों पढ़े थे। क्योंकि उस टाइम कोई ऐसे, हम तो गवर्नमेंट स्कूल्स में थे या छोटे मोटे स्कूल्स में थे, तो वहाँ कोई ऐसी सुविधा नहीं था कि कोई वहाँ बंगाली पढ़ाए या कोई वहाँ मराठी पढ़ाए या तेलुगु पढ़ाए, कोई टीचर्स भी नहीं थे। लेकिन पंजाबी, क्योंकि वो पंजाब हरियाणा था, पंजाबी टीचर्स तो मिल ही जाते थे। तो इसमें इतनी बड़ी नई बात नहीं थी। लेकिन जो पुश करना कि हिंदी ही हो, तो तमिलनाडु का जो इम्पैक्ट है वो अभी महाराष्ट्र में आ गया है। शिखर, इसी से जुड़ा एक और सवाल है। कार्तिक पराशर बोल रहे हैं, क्या हम भाषा की समस्या को खत्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर सकते? मैंने कई राष्ट्राध्यक्षों को दूसरे हेड्स ऑफ स्टेट से अलग अलग भाषा में बातचीत करने के लिए तकनीक का इस्तेमाल करते हुए देखा है। देखिए, मैंने, सच बात है कि मैंने ये ऑटो ट्रांसलेटेड कोई हेड्स ऑफ स्टेट को नहीं देखा, उनके पास इंटरप्रेटर होते हैं। अब जैसे कई हमारे बड़े ऊंचे राजनयिक भी हैं, जैसे हमारे अमेरिका में एम्बेसडर भी हैं, ये भी ट्रांसलेटर नहीं बट ट्रांसलेशन का काम करते थे। क्योंकि जब हेड्स ऑफ स्टेट आपस में बात करते हैं तो उसमें कई बातें बहुत नाजुक होती हैं, तो उसके ट्रांसलेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। तो उसको अगर आप मशीन पे छोड़ देंगे तो पता नहीं, थोड़ी बात का असर बदल जाएगा। आपको मैं इसका एक उदाहरण देता हूँ कि मैं एक बार 2 पार्ट का वॉक द टॉक मैंने करुणानिधि जी से रिकॉर्ड किया।
अब करुणानिधि जी ने बोला कि मैं तो तमिल बोलता हूँ, तो उन्होंने कनिमोरी को बोला कि आप ट्रांसलेट करेंगी, और मैं इंग्लिश में सवाल पूछ रहा था, कनिमोरी तमिल में ट्रांसलेट कर रही थी, फिर वो तमिल में जवाब दे रहे थे, वो कनिमोरी उसको इंग्लिश में मुझे बता रही थी। तो एक जगह मैंने उनसे पूछा, और ये वही करुणानिधि हैं जो एंटी हिंदी वगैरह थे इतने ज़ोर से, तो मैंने कहा कि आपके बारे में मैंने बड़ा ध्यान से पूछा, केयरफुली, थोड़ा डर के। मैंने कहा कि इन द 60s यू वर कॉल्ड सेपरेटिस्ट, आपकी पार्टी। तो उसको कनिमोरी ने ट्रांसलेट किया, तो उन्होंने कुछ कहा, तो कनिमोरी ने ट्रांसलेट किया कि कुछ शायद बोला होगा कि ठीक नहीं था, गलत नहीं था, तो उन्होंने कुछ बोला, तो उनको बात समझ आ गई, इंग्लिश आती तो थी, तो उन्होंने रोका, नो 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 नो, नॉट लाइक दिस। तो उन्होंने फिर बोला, तो उनको लगा कि कनिमोरी शायद उसको थोड़ा डाइल्यूट कर रही है या ठीक नहीं बता रही है। तो उन्होंने कहा कि आई वॉज नॉट कॉल्ड ए सेपरेटिस्ट, आई वॉज ए सेपरेटिस्ट। हम सेपरेटिस्ट थे 60 के दशक में। तो मैंने फिर पूछा, फिर क्या बदला, आप फिर नेशनलिस्ट कैसे हो गए? तो उन्होंने कहा, इतना अच्छा जवाब दिया फिर, और वो सब जहाँ पे कनिमोरी ने बोला उसको करेक्ट किया उन्होंने। आप देखिए, वो शायद हम आपको उसके लिंक्स भी शेयर कर देंगे। उन्होंने कहा कि 60 के दशक तक तो हम सेपरेटिस्ट थे, फिर हमने देखा 62 की लड़ाई हुई, फिर हमने देखा 65 की लड़ाई हुई। जब लड़ाई हुई दोनों ये, तो हमको नज़र आया कि ये जो देश है ये बहुत ख़तरे में है, और हमें क्या चाहिए, हमको सॉवरेंटी चाहिए। अगर हमें सॉवरेंटी चाहिए तो एक अकेला तमिलनाडु अपनी सॉवरेंटी की रक्षा नहीं कर सकता, तो हमें एक बड़े देश की सॉवरेनिटी का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो उन लड़ाइयों से हमें समझ आ गई कि हमें भारत की सॉवरेंटी का हिस्सा बनना है। इसीलिए अब देखिए कितना असर हुआ। 67 के दशक में 1967 में डीएमके ने कॉन्टेस्ट किया, उसकी अपनी पूरी मेजॉरिटी आई। कांग्रेस पार्टी के पास तब से अब तक सत्ता नहीं आई, ना कांग्रेस पार्टी के पास आई, ना किसी नेशनल पार्टी के पास आई। डीएमके एडीएमके एक ही पार्टी है, एक ही आइडियोलॉजी के साथ ही चले थे, उसी में स्प्लिट हुई थी। तो ये जब आपस में बात होती है तो भाषा का में एक शब्द को किस तरीके से कहना है, किस टोन से कहना है, इन सब बातों से बहुत फ़र्क पड़ता है। और हमारे भारत की इंग्लिश जो है, हमारे यहाँ तो हर देश के हर हिस्से में इंग्लिश भाषा को अलग तरीके से यूज़ किया जाता है। तो एक ऐसे अमेरिकन डिप्लोमेट थे, उन्होंने एक बार कहा कि दीज इंडियंस दे स्पीक 16 डायलेक्ट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब हम हर हिस्से में देश के इंग्लिश का अलग से यूजेज करते हैं। जैसे आप यहाँ शॉपिंग करने जाएंगे, आप बंगाल में मार्केटिंग करने जाएंगे। मैं असम गया तो किसी ने मुझे कहा डोंट ट्रस्ट हिम, क्यों, ही इज़ ए ब्लडी ट्रबल शूटर। तो मैंने कहा ट्रबल शूटर तो अच्छा इंसान होता है, लेकिन वहाँ की यूसेज में ट्रबल शूटर का मतलब जो ट्रबल क्रिएट कर रहा है ना। अभी मैंने परसों देखा एक कमेंटेटर इंडियन है, उनका नाम नहीं लूँगा, तो वो बोल रहे कि दौड़ के आ रहा है 22 ओवर के बाद में भी देखिए वो ही इज सो एंथुसियास्टिक, दिन में 22 ओवर करें, ही इज़ रनिंग लाइक ए स्प्रिंग चिकन। अब स्प्रिंग चिकन का मतलब कोई और होता है ना। स्प्रिंग चिकन का मतलब होता है कोई नौसिखिया, जो भी सीखा नहीं हो। तो ये हर लैंग्वेज की सटिलिटीज़ होती हैं, उसकी सेंसिटिविटीज होती हैं। तो उसको मैं सिर्फ मशीन पे छोड़ना नहीं चाहूँगा। हम कई बार कोशिश करते हैं कि अपनी इंग्लिश से हिंदी सीधा हम एआई ट्रांसलेट कर लें, लेकिन उसमें इतने फ़र्क पड़ते हैं कि किसी को समझ ही नहीं आता कैसे करें। शेखर, अगला सवाल इनका यूजर नेम गिरी जगू मंत्री है। ये बोल रहे हैं कि पॉपुलेशन काउंट या सेंसस के संबंध में हम हमेशा इस बात को लेकर चिंतित रहते हैं कि भारत में कुछ ही राज्यों को परिसीमन में ज़्यादा बोलने का अधिकार मिलेगा। हम पावर डायनामिक्स के लिए हमेशा एक व्यक्ति एक वोट की बात करते हैं। बिहार में SIR स्पेशल इंटेंसिव रिविजन होने के साथ क्या इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि इससे टोटल वोट डायनामिक्स बदल सकते हैं। इसके अलावा मतदान का परिसीमन इस बात पर आधारित होता है कि किसी विशेष क्षेत्र में कितने लोग हैं। वो बोल रहे केंद्र को इस बात से एतराज कैसे नहीं है, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा है, नॉट श्योर कि ये SIR की प्रतिक्रिया से उन्हें क्या फ़ायदा होगा। क्या वो ये भी पूछ रहे हैं कि क्या हम इन चीज़ों को इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं? देखिए, नहीं, आप इंटरचेंजेबली यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो फिर जनगणना के बाद होगा। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने परिसीमन के लिए कहा है, डिलिमिटेशंस के लिए। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से उसको आपने 25 साल डिले किया हुआ है। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि आप
जनगणना के बाद होगा, वो इलेक्टोरल रोल रिवीजन के बाद नहीं होता है, तो इसके बीच में कनेक्शन नहीं है। तो ये सोचना कि इसकी वजह से वहाँ फ़र्क पड़ेगा, ये ठीक नहीं है। अभी 2027 में तो हमारे यहाँ जनगणना होने वाली ही है, उसके बाद अब देखा जाएगा, क्योंकि उसकी पॉलिटिकल इम्प्लिकेशंस हैं कि उसके बाद क्या फ़ैसला होगा, सेंटर स्टेट रिलेशंस में क्या होगा। और वो उसमें आर्गुमेंट वही है कि जिस राज्य ने, तो आपने कहा कि 2 या 3 बच्चे बस, डॉक्टर की सलाह मानिए, फिर आपने कहा हम 2 हमारे 2, जिस राज्य ने तो उसकी बात मानी उसकी तो जनसंख्या बढ़ी नहीं, और जिसने नहीं मानी उसकी जनसंख्या बढ़ गई। इसका मतलब जो राज्य आपकी बात मान के जो एक नेशनल मिशन था उसमें लग गया, उसकी पावर अब कम हो गई, उसकी फाइनेंशियल एलोकेशन भी सेंटर से कम हो गई, तो उसको तो नुकसान हो रहा है। तो ये उसमें पेचीदा मसले हैं जो बाद में आएंगे। शेखर, अगला सवाल रवि रूल्स का है, हल्का लंबा सवाल है। बोल रहे जब व्हाइट हाउस द्वारा भारत अमेरिका इंटरिम ट्रेड अग्रीमेंट की घोषणा की जाएगी, या अगर की गई हो, बोल रहे हैं, तो घरेलू राजनीति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? ट्रंप के हालिया रिकॉर्ड के आधार पर वे विन विन डील का संदेश नहीं देते हैं, बल्कि विन लूज वाले समझौते पर जोर देते हैं, जहां दूसरा देश समझौता करता है और मार्केट एक्सेस पर उनकी मांगों को मान लेता है, जबकि अमेरिका उनसे टैरिफ रेवेन्यू वसूलता है। ये हमारे इंडियन डोमेस्टिक ऑडियंस पर कैसा प्रभाव डालेगा? ऑपरेशन सिंदूर के बाद की घटनाओं ने भारत के लिए स्थिति पहले ही कॉम्प्लिकेट कर दी है, ट्रंप इसका क्रेडिट ले रहे हैं। इसके अलावा अगर भारत को अपने एग्री या डेयरी सेक्टर की कुछ क्षेत्रों को खोलने के लिए मजबूर किया जाता है, तो किसान संघ और मजदूर संघ जैसे आरएसएस के अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशंस इस व्यापार समझौते को कैसे देखेंगे? वो बोल रहे मेरा सवाल मार्केट खोलने या बंद करने के इकोनॉमिक मेरिट्स पर नहीं, बल्कि पॉलिटिकल डायमेंशन पर है। देखिए, पहली बात तो ये कि अमेरिका के पास कुछ ऐसा नहीं है बेचने के लिए जो भारत मार्केट खोले और उसको बिल्कुल आके compete करे। अमेरिका के गुड्स इतने कॉम्पिटिटिव नहीं है। अमेरिका की सबसे कॉम्पिटिटिव चीज़ें जो हैं वो फेसबुक है, गूगल है, यूट्यूब है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, वीज़ा, मास्टर कार्ड, ये सब चीज़ें तो इंडिया में काम कर ही रही हैं, सर्विसेज हैं जी। तो ऐसे हमारे भी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स हैं। अमेरिका का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं है, और भारत में इतनी ज़्यादा ड्यूटीज़ में नहीं है, और ये भी नहीं है कि भारत किसी और के ऊपर ड्यूटीज़ नहीं लगा रहा, अमेरिका के ऊपर लगा रहा है। तो अमेरिका पे कम करता है और भारत जापान पे भी कम कर देता है, चाइना पे भी कम कर देता है। तो अमेरिका को मुझे लगता नहीं कि कॉम्पिटिटिव बेनिफिट बहुत होगा। दूसरी बात ये कि डेयरी और फार्म सेक्टर, उस पर मेरा थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। हर चीज़ से डरना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ इस समय हमारे यहाँ जो खाद्य तेल हैं उनकी बहुत कमी है। एक साल में हम $20 बिलियन का खाद्य तेल का आयात करते हैं जी, इंपोर्ट करते हैं। हम तो बहुत अपनी जो हमारी ज़रूरत है खाद्य तेल की, उसका सिर्फ 42% बनाते हैं, 58% हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे कि हम पेट्रोलियम में 12% हम बनाते हैं, 88% इंपोर्ट करते हैं। लेकिन खाने वाले तेल का भी 42% ही बनाते हैं, 58% हम इंपोर्ट करते हैं। जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं, चाहे सोयाबीन ऑयल है, चाहे वो सैफ्लावर है, चाहे वो कैनोला है, ये सब उन देशों से कर रहे हैं जहाँ बड़ी बड़ी ज़मीनें उगाने के लिए सरप्लस है। कनाडा है, अमेरिका है, ब्राज़ील, मेक्सिको, अर्जेंटीना, ये सब, कई देश अफ्रीका के हैं। ये सब देश अब जीएम क्रॉप्स अलाउ करते हैं बहुत सालों से। उनसे तो हम नहीं पूछते आपने कौन से सीड से ये ऑयल निकाला है जी। हमारे यहाँ भी आप देखिए, कॉटन सीड ऑयल अब इतना बन रहा है क्योंकि कॉटन बीज जो होता है, बिनौला बोलते हैं, उसका तेल तो हमारे खाने में जाता है ना। कॉटन सीड ऑयल तो बाज़ार में ख़रीदते हैं, और आपके बहुत जो ब्लेंडेड ऑयल्स हैं उनमें कॉटन सीड ऑयल है। तो फिर आप बोले कि नहीं ऑयल के अंदर तो जीएम प्रोटीन नहीं है, वो भी मैं बात मान गया। लेकिन वो जो बिनौले में से आप जो तेल निकालते हैं, जो बचता है बिनौले का, वो तो आपके कैटल फीड में जाता है। तो आपकी गाय या आपकी भैंस जिसका आप दूध पी रहे हैं, पनीर खा रहे हैं, घी खा रहे हैं, बटर खा रहे हैं, लस्सी पी रहे हैं, उस सब ने तो वही मील खाया है जी। तो ये कई बार अंधविश्वास और व्हाट्सएप साइंस और एक अर्बन लेजेंड्स, और लोग बक 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 करते हैं। अब वो एक करते हैं तो उसकी एक हवा बन जाती है, और उसमें कई लोग वेल मीनिंग होते हैं। जैसे स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपनी तरफ से वेल मीनिंग है, लेकिन एक डर है,
एक डर तो ये कि जी पता नहीं है जीएम आएगा तो क्या हो जाएगा। सच बात यह है कि सन 97 से जीएम दुनिया में खुला हुआ है। साउथ अफ्रीका ने भी बहुत पहले, नेल्सन मंडेला ने ही खोल दिया था उसको बहुत पहले, और दुनिया में किसी को कुछ नहीं हुआ है आज तक। कोई साइंटिफिक पेपर नहीं है जो दिखाए, कोई फ्रांस में किसी आदमी ने लिख दिया वो बिल्कुल साइंटिफिक था ही नहीं, सब जगह से वो डिसमिस हो चुका है। ये इसमें एक यूरोप की में एक ग्रीन मूवमेंट बहुत स्ट्रांग है, और यूरोप के ग्रीन मूवमेंट ने जीएम वहाँ नहीं आने दिया है। तो यूरोप के और यूरोप के एनजीओज़ के असर में सारे बहुत रहते हैं, और यूरोप तो बिगड़ा हुआ एक, मतलब जो बिगड़े हुए शहजादे वाली बात है। शुरू से ही अमीर है, अमेरिका ने सुरक्षा करी है, सारे पैसे बच गए, वेलफेयर में खर्च किया, और बेसिक इनकम्स बहुत हाई हैं, तो वो ऐसी लग्जरीज को अफोर्ड कर सकते हैं। अब उसका भारत की पॉलिटिक्स में क्या असर होगा? हाँ, पॉलिटिक्स में ऐसे असर हो सकता है अगर ऐसे इम्पोर्ट हो वहाँ से कि यहाँ से लोगों की नौकरियाँ कम हो जाएं। लेकिन सच्चाई है हमारे यहाँ डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है। मुफ्त में तो आएगा नहीं कुछ भी, उसको compete करना पड़ेगा। डेयरी प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज है, एडिबल ऑयल्स की शॉर्टेज है, हमारे पास दालों की बहुत शॉर्टेज है, हम बहुत दाल इंपोर्ट करते हैं। तो हर चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो स्वदेशी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो आरएसएस का पार्ट है, इनका बहुत क्लाउट है, और ये आसान नहीं होगा मोदी जी के लिए खोलना। वो बेचारे खुद के जीएम को नहीं खोल पा रहे हैं। भारत की अपनी लैब ने, प्रोफेसर पेंटल की लैब ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतने साल काम करके ड्राउट रेजिस्टेंट, जो सूखे से रेजिस्टेंट जीएम मस्टर्ड बनाया है, उनको अभी तक का फील्ड ट्रायल करने की आज़ादी नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार को लोग, एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट में गए इसको रुकवाने के लिए। भारत सरकार के वकील खुद जाके बोले कि अरे भैया इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कम से कम फील्ड ट्रायल तो करने दो, साइंस चाहिए, साइंस नहीं इस्तेमाल करोगे तो लोग भूखा मर जाएंगे। वहाँ पे एक जज ने रोक दिया उनको, आप जानते हैं वो जज हैं भी स्ट्रांग, जस्टिस नागरत्ना, उन्होंने रोक दिया कि मैं भी कन्विंस नहीं हूँ। तो ये भारत में एक बड़ी भारी डिबेट है, लेकिन दुनिया भर में देश, चीन में भी रोका हुआ था 3-4 साल पहले, चीन ने भी खोल दिया है। तो इस समय हाल क्या है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के अगर आप रहने वाले हैं या कभी पूछें, जो हमारा किसान है जो सोयाबीन उगाता है, उसकी पैदावार 1 टन 1 हेक्टेयर में है। अमेरिका में 4.5 टन है, ब्राज़ील में, अर्जेंटीना में, चाइना में 3.5 टन है। तो आपका किसान तो भूखा मर रहा है, और वो सिर्फ इस झक की वजह से कि आप उनको मॉडर्न सीड्स नहीं अब आने देंगे। फिर लोग कहते हैं मॉन्सेंटो तो ख़त्म हो गया कब से कंपनी, मतलब कम से कम फैक्चुअल। तो अब आप सिचुएशन को चेक कर लीजिए, मॉन्सेंटो को तो खरीद लिया था बायर ने बहुत साल पहले, तो मॉन्सेंटो के नाम का एक हवा बनाया हुआ है और वो चलता रहता है। ये मैं सोचता हूँ कि मोदी जी की बहुत बड़ी उपलब्धि होगी अगर वो इस हवे को ख़त्म कर पाएँ। शेखर, अगला सवाल सत्यप्रज्ञन दास का है। वो बोल रहे हैं हाल ही में जेरेमी कॉर्बिन और ज़ारा सुल्ताना ने अपनी पार्टी बनाने की घोषणा की है। आपको क्या लगता है कि ब्रिटेन की राजनीति में इसका क्या असर होगा? जैसे जैसे केयर स्टार्मर नियो लिबरल विचारधारा की ओर बढ़ रहे हैं, क्या हमें लेबर पार्टी के भीतर भी कोई विद्रोह देखने को मिलेगा, जैसा कि हमने बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के मामले में देखा था? देखिए, लेबर पार्टी में विद्रोह हो रहा है। बोरिस जॉनसन और लिज ट्रस के मामले में कंजर्वेटिव्स में विद्रोह हुआ था, लेकिन कंजर्वेटिव्स को भी एक और चैलेंज आ रही है। जो नाइजल फराज की पार्टी है, यूके रिफॉर्म पार्टी, वो उनसे राइट में है, तो हर पार्टी का मेगा बन रहा है अभी। तो जैसे कंजर्वेटिव्स का एक मेगा इक्विवेलेंट बन गया वहाँ पे रिफॉर्म पार्टी, ऐसे लेबर का भी अब कि हम असली लेफ्ट हैं। सच्चाई है कि जो पावर में आता है, आप किसी भी देश में, पर खास करके पश्चिमी देश में, उसको, जिसको अपनी वो लिबरल कह लीजिए, उसका जो भी मतलब होता है, उसको एक सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स रखनी पड़ती है। और वही केयर स्टार्मर ने किया, उसको उनके एमपीसी ने रोक लिया, तो अब उनकी हालत ख़राब है। अब लगता नहीं कि वो बहुत दिन संभल पाएंगे, क्योंकि इस टाइम वो एक तरह के मैं कहूँगा कि पॉलिटिकल उनकी जो कैपिटल थी बहुत जल्दी ख़त्म हुई है। अभी लेटेस्ट इकोनॉमिस्ट में एक आर्टिकल आया है उसके ऊपर, उसका लिंक अपूर्वा आपके साथ शेयर कर लेंगे, आप उसको देख लीजिएगा, जिसमें केयर स्टार्मर की समस्या को बताया गया। लेकिन ये नहीं लगता कि कल को कॉर्बिन बहुत सीटें ले जाएंगे, तो कॉर्बिन लेबर का नुकसान करेंगे और रिफॉर्म पार्टी कंजर्वेटिव्स का नुकसान करेगी। लेकिन ये ज़रूर है कि इन देशों में अब लोगों ने कहना शुरू किया है कि भाई सिर्फ 2 पार्टी से बात नहीं बन रही है। इसीलिए जैसे अमेरिका
पार्टी बना दी उन्होंने एक एलन मस्क ने। वो भी क्योंकि आप आए तो थे कि आप बजट कट करोगे और आप अपना डेफिसिट कम करोगे। आपने तो टैक्स कट्स दे दिए, आप तो डेफिसिट बढ़ा रहे हो, क्योंकि राइट का एजेंडा तो था कि डेफिसिट कम करना है। तो ये सब बातें चलेंगी, ये डेमोक्रेसीज है। डेमोक्रेसीज नहीं होती यहाँ पे तो पुतिन की तरह चलता रहता या शी जिनपिंग की तरह चलता रहता हमेशा के लिए। शेखर, अगला सवाल अनुभव सक्सेना का है। बोल रहे हमारे सिविल इंजीनियरों और इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियरों को क्या हो गया है? नई सड़कें भी केवन हो रही हैं, खराब योजना के कारण शहर झुग्गी झोपड़ियों में तब्दील हो रहे हैं। भारत में एक भी ऐसा शहर नहीं है जो वर्ल्ड क्लास साबित हो सके, ऐसा क्यों है? देखिए, आपने कई चीज़ें मिला दी हैं उसमें। तो जो सड़कों वगैरह पे हो रहा है वो तो अब देखने की बात है, हर किसी का अलग इशू है। कहाँ उसकी क्या क्वालिटी थी कंस्ट्रक्शन की, किसने कंस्ट्रक्शन करी, वो तो एक अलग बात है। और कई बार होता है कि इतना बड़ा देश है, एक जगह कुछ होता है, अब टीवी है, सोशल मीडिया है, एक जगह पुल गिरता है तो हर पुल की खबर आनी शुरू हो जाती है। हो सकता है पहले भी गिरते हो, मैं नहीं कहता गिरना अच्छी बात है, लेकिन दूसरी बात, अब जैसा कि हम जानते हैं हर साल जो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रही है। तो अचानक कोई चीज़ जब डिज़ाइन हुई थी, किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन में इतनी बारिश हो जाएगी। जैसे 2007 में बम्बई डूब गया था एक बार, उसके ऊपर एक फिल्म भी बनी थी। तो ये सारी बातें हैं, लेकिन जो हमारी शहरों की समस्या है वो एक और समस्या है। उसके लिए एक पूरा डिस्कशन चाहिए, क्योंकि हमारे शहर किसी के नहीं हैं, हमारे शहर अनाथ हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, बड़ा शहर जो होता है ना, जो उसके तो सीटें बहुत कम होती हैं, तो जो हमारा नेता लोग हैं वो सोचते हैं कि वोट तो गांव में है, पैसा शहर में है, तो सारे गांव से मैं वोट लेके शहर में आऊँगा तो मैं शहर को लूटूंगा ताकि अपने वसूल तो करूँ। तो इसीलिए हमारे के शहर में कोई फोकस आमतौर पे नहीं करता है। तो मैंने तो एक बार कहा भी है, मैं बार बार भी कहता हूँ इस बात को, कि हमें अमेरिका से सीखना चाहिए। अमेरिका में कोई भी बड़ा शहर अपने राज्य की राजधानी नहीं है। अब जैसे कि न्यूयॉर्क की राजधानी तो न्यूयॉर्क सिटी नहीं है, न्यूयॉर्क की राजधानी तो ऑल्बनी है। ऐसे ही कैलिफोर्निया की राजधानी ना एलए है ना सैन फ्रांसिस्को है, कैलिफोर्निया की राजधानी तो सैक्रामेंटो है। ऐसे ही इलिनॉय की राजधानी तो शिकागो नहीं है, मेरे ख्याल इरवाइन है और कुछ ऐसी कोई जगह है। तो हर जो भी स्टेट है अमेरिका में, उसका जो सबसे बड़ा शहर है वो उसकी राजधानी नहीं है। उसमें कुछ अकल है ना, कि कम से कम जो ब्यूरोक्रेसी है, जो पॉलिटिशियन है, उनको एक अलग शहर में रखो जी। नहीं तो बम्बई में आप देखिए, जो मंत्रालय का एरिया है वो बम्बई का डाउनटाउन एरिया है, उसमें कितनी जगह है, एमएलए क्वार्टर्स वगैरह वगैरह, असेंबली, इन सब ने लिया हुआ है। तो यही अगर महाराष्ट्र सरकार मान लीजिए अकोला में होती, मैं ऐसे बाय द वे कह रहा हूँ, मान लीजिए अकोला में होती, मान लीजिए सोलापुर में होती, कहीं ऐसी जगह होती, मैं जान के नागपुर नहीं कह रहा हूँ क्योंकि विदर्भ है, एक और पार्ट हो जाएगा महाराष्ट्र का, लेकिन कहीं भी हो सकती थी। ऐसी कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में क्यों है? बेंगलुरु के एक कारण बड़ी बर्बादी का यही है कि राजधानी वहाँ पे है, सारे पॉलिटिशियन भी वहीं रहते हैं। वो राजधानी अगर मान लीजिए शिमोगा में होती, मैं मैसूर भी नहीं कह रहा हूँ, शिमोगा में होती, कोई ऐसी, चलिए मैसूर में बना लेते हैं आप, एक अच्छा एक छोटा सा शहर बाहर बना लेते हैं उसमें, जहाँ पे आपका सेक्रेटेरिएट, हाई कोर्ट वगैरह रहते, तो फिर बेंगलोर का थोड़ा उद्धार हो सकता था। लेकिन जब सरकार अपने आप शहर में इतनी जगह ले लेती है जी, और उसमें शहर, सारी स्टेट की पॉलिटिक्स आपके सिटी में खेली जाती है, सिटी की पॉलिटिक्स जहां आपके वोट है वहां नहीं खेली जाती है। तो बेंगलोर का क्या हाल है, बेंगलुरु का क्या हाल है, उसके बेसिस पे आपको वोट मिलेंगे बेलगांव में या नहीं, या बेलगांव के पास किसी और कंस्टिट्यूंसी में नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये एक जो तार है, दोबारा जो एक बार तोड़ के फिर से जोड़ने पड़ेंगे, और भारत में सिटी गवर्नेंस लानी पड़ेगी। हमारे सारे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में इस समय म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वैसे ही सुपरसीडेड है, इलेक्शन ही नहीं हुआ है, बेंगलोर में नहीं हुआ है, मुंबई में नहीं हुआ है जी। और अगर होता भी है तो मेयर की या जो काउंसलर होता है उसकी बिल्कुल भी पावर नहीं होती, पावर वो आईएएस के पास ही रहती है। तो हमारे यहाँ जब तक सिटी गवर्नेंस नहीं आएगा और शहर के लोग इस बेसिस पे वोट नहीं करेंगे कि मेरे शहर का क्या हाल है, तब तक हमारे शहर बद से बदतर होते जाएंगे।
शेखर, आखिरी सवाल आज का बेंगलुरु से ही जुड़ा हुआ है। सागर अग्रवाल पूछ रहे हैं कि बेंगलुरु में मोबिलिटी के बारे में आपके क्या विचार हैं। बाइक टैक्सी प्रतिबंधित है, ई रिक्शा नहीं है, बैरली कोई शेयर्ड ऑटो है और मेट्रो निर्माण में देरी हो रही है। ऐसा लगता है कि भारत के IT कैपिटल में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है। बेंगलोर में सच्ची बात है कि सरकार ही नहीं है, क्योंकि सरकार ही नॉन फंक्शनल है। आपस में लड़ रहे हैं। जो हाई कमांड है कांग्रेस पार्टी की, वो एक तरह से कि अरे भाई तुम आपस में लड़के जो करना है कर लो। वो अपनी जिम्मेवारी हाई कमांड भी कांग्रेस की नहीं निभा रही है। अब आप देखिए, कर्नाटका के मुख्यमंत्री दिल्ली आके बैठे रहे, राहुल गांधी समय नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे में आपका क्या गवर्नेंस वहाँ पे होगी। और ये बेकार की बातें, बाइक टैक्सी बंद कर दी, क्यों बंद कर दी? सारे देश में चल रही है। तो कुछ जो जिसकी चलती है वैसे वो चला रहा है। मेट्रो स्लो चल रही है। अब मेट्रो स्लो क्यों चल रही है? स्टेट गवर्नमेंट की मेट्रो है, सेंटर से भी कोलैबोरेशन है। तो अगर कोई फोकस करके काम करे तो हो जाता है। देखिए, बम्बई में भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कनेक्टिविटी बनाना आसान काम नहीं है। लेकिन मुंबई में पिछले 7-8 साल में, 5-7 साल में काम मेहनत करके लोगों ने फोकस करके कनेक्टिविटी को बहुत इम्प्रूव किया है जी। अब आप बम्बई जाएं तो बम्बई में कनेक्टिविटी तो कम से कम बिल्कुल फ़र्क हो गई है। और अगले साल तक जब ये मेन मेट्रो आ जाएगी, जो सेंट्रल आ रही है बिल्कुल, जो मुंबई के एक तरफ से बिल्कुल सारे बम्बई के सबसे पॉपुलेटेड एरिया में से आके और कफ परेड तक पहुंचेगी, तब तो मुंबई की बिल्कुल पूरी तरह से शक्ल बदल जाएगी और पूरी तरह से कनेक्टिविटी बदल जाएगी। तो आपको कई जन्म नहीं लगते, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता एक शहर की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए। आप एक ही जन्म में कर सकते हो, आप एक ही टर्म में भी कर सकते हो, लेकिन आपकी वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। शेखर, चलिए इसी बात पे हमारा आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको एपिसोड पसंद आया होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।